हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी तक मैंने आपसे बात की थी ये स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपको बीजेटी के बारे में बताया था, डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर चुका हूँ। अब बीजेटी की मैं स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँगा, तो अब इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जानने की तो ये ज़रूरत है कि बीजेटी तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशंस में आता है। एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमारे कोर्स और मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज़ की जाती है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की जाती है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ की जाती हैं, उनके अपने पर्पसेस हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। तो हम स्टडी भी इसी को करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा ब्रीफली देख लें कि इनका क्या हिसाब है। तो इसमें इनपुट नोड होती है कॉमन बेस में इमिटर और आउटपुट नोड होती है कलेक्टर। ये इमिटर आपको एरो का साइन याद होगा। मेरे ख्याल से मुझे इसको बाहर बनाना चाहिए था क्योंकि ये मैंने NPN बनाया है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। नहीं, ये PNP बना हुआ है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो चीज़ है इसका एरो अंदर की तरफ है, इसलिए इसका IE भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो खैर मेन बात यह है कि हम इसकी जो इमिटर वाली साइड है यहाँ पे हम अपना इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो हमें कलेक्टर साइड पे मिलता है, यहाँ पे हमें Vout मिलता है। इसी तरह कॉमन एमिटर जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये देखें यहाँ पे ये NPN है क्योंकि इसका एरो बाहर की तरफ है। तो हमारा जो इनपुट नोड है वो बेस बनती है, ये बेस हमारी ये बेस साइड है। तो यहाँ पे हमने अपना इनपुट देते हैं और कलेक्टर साइड से हम आउटपुट लेते हैं। इसी तरह कॉमन कलेक्टर में हम बेस में इनपुट देते हैं और इमिटर साइड से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, यानी ये हमारी यहाँ पे यूँ आउटपुट हो जाती है, VCE कह लो या VEC कह लो। ठीक है, तो ये सीन है। अब आते हैं अपने मेन काम की तरफ। कॉन्फ़िगरेशंस का मैंने बता दिया, अब हमने स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो कॉमन एमिटर हमने कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की है, बेस कलेक्टर एमिटर, ये हमारा IB जा रहा है, IC अंदर आ रहा है, IE इन दोनों का सम अप होता है, इन दोनों करंट्स का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपनी इनपुट दी है और यहाँ पे हमने अपनी आउटपुट ली है। ठीक है, और ये कॉमन नोड जो है वो हमारी इमिटर है। अब इनपुट करेक्टरिस्टिक देखें तो जो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लॉट होती हैं IB जो बेस करंट है और VBE। ठीक है, VBE। अब ये देखें, ये IB, ये जो बेस के अंदर करंट जा रहा है, और VBE। ठीक है, बेस टू मीटर क्या वोल्टेज है, इसके अक्रॉस हम इसी करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं। करंट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इस तरफ हमारा VBE वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन इस दौरान हमें किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रखना होगा। इन दोनों का हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें VCE को कांस्टेंट रखना है। अब हमने पहला VCE लिया, दूसरा VC लिया, और तीसरा लिया, और हमने बता दिया कि हर VCE अगले से बड़ा है। तो जब हमने इसका प्लॉट निकाला तो हमें इसका प्लॉट यूँ मिला, VCE1 की लाइन यूँ गई और ये VCE2 की इस तरह। ठीक है, अब इससे हमें पता क्या चल रहा है, मतलब मुद्दे की बात क्या है। अब ये है कि जब हमारा VC कम होगा, ये वाला लोएस्ट है ना, जब कम होगा तो हमारा जो बेस करंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये कह लो बेस करंट ज़्यादा होगा अगर VBE के हम एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इसको स्टडी करें। ठीक है, हमने ये इस पॉइंट पे स्टडी करें VBE के, तो इस पॉइंट पे हमारा करंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम VCE यानी आउटपुट के वोल्टेज को बढ़ा दें तो उस पॉइंट पे, उसी सेम पॉइंट पे हमारा जो करंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट डिक्रीज़ करता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज डिक्रीज़ करता है। तो इसी तरह जब हमने VC आउटपुट वोल्टेज जो ये थी, हमने इसको मज़ीद बढ़ाया यानी चेक किया उसी सेम पॉइंट पे, तो हमें IB मज़ीद कम मिल गया। ठीक है, तो IB कम होगा तो मतलब आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, IB ज़्यादा होगा तो आपकी आउटपुट वोल्टेज कम है। ठीक है, तो हमें इस ग्राफ से ये सीखने को मिला, ये थी इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
तो at a certain point of VBE the values of current are different for different VCE. Lesser the VCE, greater the IB, greater the VCE, lower the IB. तो हमने ये चीज़ इससे निकाली, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जिस तरह हमने ये ग्राफ लोड किया था IB और VB के, तो हम ये ग्राफ लोड करेंगे IC और VCE पे, ठीक है। जो VCE इसका C और E का जो वोल्टेज बनता है इसके अक्रॉस, लेकिन इस बार हम कांस्टेंट रखेंगे IB को। पिछली बार हमने VCE को कांस्टेंट रखा था। तो बैक टू द टॉपिक। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा IC ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हमारा VC कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने IB लिया है, IB, IB1, IB2, IB3, IB4, और ये सीरियल वाइज इंक्रीज कर रहे हैं, यानी B1 बड़ा है, B2 उससे भी ग्रेटर है, B3 उससे भी ग्रेटर है। अब यहाँ पे गौर करें, एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि IB1 ये इस पॉइंट पे पहुँचता है, सैचुरेशन पॉइंट पे। अब ये 0.1 से लेके VCE जो सैचुरेशन पॉइंट है यहाँ तक ये इसका सैचुरेशन रीजन होता है, ठीक है। अगर जब IB करंट, बेस करंट 0 होगा तब वो तो ये जो रीजन है ये कट ऑफ है। तो जब ये IB 0 होगा तब भी थोड़ा ना थोड़ा सा करंट फ्लो कर रहा होता है, जो माइन्यूट होता है, जो इग्नोरेबल होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होता। ये मैं अभी आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक्टिव रीजन आता है, जहाँ पे आगे कांस्टेंट हो जाती है आपका ये IC करंट आपका कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन ये प्योरली कांस्टेंट नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। ये भी थोड़ा थोड़ा स्लोपी फॉर्म में आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जब हमने सेम पॉइंट देखा है, सेम पॉइंट पे हमारा IC करंट इतना था, जब हमारा बेस करंट इतना था, हमारा बेस करंट बढ़ा तो IC करंट उसी पॉइंट पे मज़ीद बढ़ गया। बेस करंट हमने मज़ीद बढ़ाया तो उस टाइम पे हमारा IC बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर हम बेस करंट बढ़ाते हैं तो हमारा जो IC करंट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैं इन रीजन्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ। कट ऑफ रीजन कौन सा होता है? इट इज़ अ रीजन वेयर कलेक्टर करंट इज अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। वो रीजन जहाँ कलेक्टर करंट जो IC करंट है हमारी वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर हो। इट लाइज ऑन IB इज इक्वल टू ज़ीरो कर्व, ठीक है। लेकिन ये प्योरली ज़ीरो नहीं होता, इसमें कुछ लीकेज करंट भी आ रहा होता है, क्योंकि उसके IC के रिवर्स बायस जंक्शन की वजह से। तो ये हमारा IC बीटा IB हमारा ये रिलेशन था, इसमें हम इसका लीकेज बिट डालेंगे 1 + बीटा 1 IC नॉट, ठीक है। अब IB अगर हमारा 0 है तो हमारे पास ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है और हमारे पास सिर्फ ये वाली फ्रैक्शन बनती है, और यही हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं जो आगे जा रहे होते हैं, और ये हमारा माइन्यूट सा करंट होता है जो ज़ीरो के अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, लेकिन पूरा ज़ीरो नहीं होता। तो ये हमारे कट ऑफ रीजन की करेक्टरिस्टिक्स है जब IB हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है। अब सैचुरेशन रीजन, इन दिस रीजन IC विल वेरी विद VCE, यानी IC VC के साथ वेरी करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस वाले रीजन को देखो, एक्टिव रीजन को, जब यहाँ से लेके यहाँ तक VC जितना मर्जी बढ़ जाए आगे, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है, लेकिन रहता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब यहाँ से लेके यहाँ तक VCE बढ़ रहा होता है तो ICE वेरी करता रहता है वेरी, एक कांस्टेंट नहीं रहता। तो जिस रीजन में IC कांस्टेंट ना रहे VC के बढ़ने से, उसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये सैचुरेशन रीजन 0 से लेके VE सैचुरेशन तक होता है, ठीक है, यानी इतना पार्ट जिसमें ये कर्व आ रही है, उसके बाद जाके वो कांस्टेंट हो जाता है। अब सैचुरेशन रीजन कुछ बताया, 0.2 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, 0.1 वोल्ट होता है जर्मेनियम फॉर NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है।
तो एक्टिव रीजन की बात करते हैं। एक्टिव रीजन में वेयर आई सी इज़ अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आई सी अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट होता है। अभी मैंने आपको बात की वही वाली इक्वेशन सेम, जिसमें बीटा आई बी आ जाएगा और आई वन प्लस आई बी आई सी नोट, यानी ये जो लीकेज आ जाती है। दो आई बी एंड आई सी नोट आर नॉट कॉन्स्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट ना भी हो, मतलब नहीं होते, आई सी डज नॉट रिमेन एग्जैक्टली कांस्टेंट। ठीक है, अगर आई बी और आई सी आप दोनों कांस्टेंट रख भी दें तब भी हमारा आई सी जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, ये देखें अगर आप आई बी को भी कांस्टेंट कर दें, ठीक है, और वी सी ई को भी कांस्टेंट कर दें, यही लिखा है ना, एक मिनट मैं देख लूँ। आई सी नोट, सॉरी, हाँ, यानी उसका जो लीकेज है, ठीक है, उसको दोनों को कांस्टेंट कर दें, यानी इसकी लीकेज को भी कांस्टेंट कर दें और आई बी करंट को भी कांस्टेंट कर दें, फिर भी आई सी आपका कांस्टेंट नहीं रहता है एक्टिव रीजन में, वो एक स्लोपी फॉर्म में आगे जाता है, यूँ आगे इस फॉर्म में। उसके पीछे वजूहात हैं, वो वजूहात क्या है? आई सी इंक्रीजेज बाय स्मॉल अमाउंट, आई सी इंक्रीज कर देता है स्मॉल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू वी सी ई, जैसे वी सी ई के रिस्पेक्ट में इन एक्टिव रीजन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बीटा, क्योंकि उसके बीटा में इंक्रीज आ जाता है ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। अब अर्ली इफेक्ट क्या होता है? वेरिएशन इन द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बेस, जो अफेक्टिव विड्थ होती है बेस की, उसमें वेरिएशन आ जाती है बीजीटी में। क्योंकि वो वेरिएशन क्यों आती है? ड्यू टू अ वेरिएशन इन द अप्लाइड बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। वी बी सी जो वोल्टेज है बेस टू कलेक्टर में जब वेरिएशन आती है तो इसकी बेस एरिया की विड्थ, इफेक्टिव विड्थ में वेरिएशन आ जाती है, जिससे इसका बीटा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आई सी हमारा एक कांस्टेंट फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि एक थोड़ा सा अपना पाथ ऊपर की तरफ स्लोपी फॉर्म में रखता है। और इसके अलावा अर्ली इफेक्ट के अलावा और भी बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं। वो रीजंस क्या होती हैं? ट्रांजिस्टर, कलेक्टर करंट, टेम्परेचर। अब ट्रांजिस्टर का क्या सीन है? हर ट्रांजिस्टर जो मर्जी ले लो, बेशक एक ही मैन्युफैक्चरर ने दो ट्रांजिस्टर बनाया, उन दोनों का बीटा एग्जैक्टली कभी सेम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। ठीक है, तो कलेक्टर करंट आईसी के में जो चेंज आता है, ये अभी आईसी का ही हमने पढ़ा है, उसमें कैसे चेंज आता है, अर्ली इफेक्ट वगैरह। और टेम्परेचर टेम्परेचर की वजह से भी इसमें चेंज आती है। अगर आईसी करंट है यहाँ पे और बीटा हमारा है ये ऊपर, ठीक है, अगर -55 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमारा बीटा इस पॉइंट पे ये 30 है, 10 पॉइंट पे हमारा ये है, तो इस तरह ये स्लोप बनती है। 25 डिग्री पे ये उसका कर्व बनेगा, 100 डिग्री पे ये कर्व बनेगा। अब इसका एक ही पॉइंट ले लेते हैं, लेट से इसका पॉइंट ले लेते हैं 10। 10 पे आपका जो बीटा है -55 डिग्री पे, यानी कांस्टेंट अगर करंट रख दें तो -55 डिग्री पे आपका 50 बीटा आ रहा है, और 10 आईसी पे ही आपका जो बीटा है 25 डिग्री पे 100 आ रहा है, और 125 पे आपका बीटा 200 आ रहा है। तो ये वेरिएट करता था टेम्परेचर इफेक्ट्स की वजह से भी। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।